क्लास तो आज बड़ी शुरू से ही फुल है। डॉक्टर साहब भी पहुंचे हैं वक्त के ऊपर आज। तबीयत खराब थी आपकी? अच्छा, आज क्या पढ़ना है? हमने सिलीशिया शुरू किया हुआ है। हाँ, खत्म कर लिया। बिल्कुल। किस तरह पता चला आपको? मैं क्लास खत्म करता हूँ या सिलीशिया खत्म करता हूँ? ठीक। सिलीशिया का ज़ुबान पे क्या असर बताया था मैंने खास? ऐसी चीज जो अजनबी हो, पहले आपने ना सुनी हो। फिर खत्म नहीं किया। इसीलिए मैंने पूछा। नहीं, वो हेपरसेल्फ में होता है। सिलीशिया में है कि जुबान पे गाउटी कैरेक्टर की इन्फ्लेमेशन, विच इज ए न्यू क्वाइंड फ्रेज, गाउटी इन्फ्लेमेशन जुबान पर। कभी आपने नोट किया कभी? यानी जुबान का कोई हिस्सा उस तरह दुखता है जिस तरह गाउट हो जब हरकत में आता है, और उसके ऊपर इन्फ्लेमेशन भी होती है, और कुछ मालूम होता है वहाँ डिपॉजिट्स हो जाते हैं कुछ। हैं? जी किया। किया? मैंने महसूस किया। महसूस किया? जी। फिर ये सिलीशिया खाओ। मैं कैसे तुम कह रही हो समझ चुका हूँ पहले। नहीं, आपने दी थी दवा तो उससे ठीक हो गया। ठीक हुआ था? हाँ जी, क्योंकि ये सन गम्स के एब्सेसेस बयान कर चुका हूँ। गम्स पे एब्सेस होते हैं। सिलीशिया जब स्टमक को डिस्टर्ब करता है तो उसमें हिकफ्स शुरू हो जाती हैं। जो हिचकी है उसके लिए और कौन सी दवाएं हैं मशहूर जो रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली? नहीं। कौन सी? इग्नेशिया, चोटी की दवा जो मैं पूछ रहा हूँ, जो बड़ी मशहूर दवाएं हैं उनमें सबसे पहले इग्नेशिया है, फिर नक्सवामी का भी है, और सिलीशिया के जो स्टमक के क्रॉनिक असरात हैं उनमें हिक्कफ की आदत मिलती है। बाज़ हिक्कफ ऐसी होती है जो बड़ी ज़िद्दी है, ठीक ही नहीं होती। उसको लोग किस तरह ठीक करते हैं आमतौर पर? डरा के हैं? अचानक कोई खबर झूठी बना लेते हैं और उसका फ़ायदा पहुँचा लेते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते हैं। नौजिया, वॉमिटिंग भी इसके उसमें होती है, जिसका मतलब है कि इसके इन्फेक्शन किसी किस्म की कोई है अंदर। स्टमक के साथ जब वॉमिटिंग भी हो, नौजिया, हिकफ, और फिर लिवर के असरात भी ज़ाहिर होते हैं, बाइल वगैरह आता है, तो मालूम होता है सारा एरिया कुछ इन्फ्लेम्ड है, कुछ इन्फेक्शन है वहाँ। गरम फूड से नफरत है, नफरत तो नहीं मगर अमूमन नापसंद करता है और ठंडे को चाहता है। अब ये अजनबी बात है, अगर मैंने बताई होती तो आपको ज़रूर याद होती, क्योंकि सिलीशिया बहुत ठंडे मिजाज का मरीज़ होता है, सख्त सर्दी महसूस करता है, उसके बावजूद गर्म खाना बुरा लगता है और बहुत ठंडी चीज़ अच्छी लगती है। समझे? लेकिन ये होता है जब कोई मैदे वगैरह में इसकी कोई इन्फेक्शन मौजूद हो। मरीज की मुस्तकिल अलामत ये नहीं है, बल्कि लिखा होता है, किताबों में लिखा होगा समटाइम्स इट हैपन्स। तो वाई समटाइम्स? जब इन्फेक्शन किसी और उज़्व में हो तो ये नहीं होता, उस वक्त नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जब मैदे और एलिमेंट्री कैनाल से ताल्लुक हो उसमें ये अलामत पैदा हो जाती है।
फिर यही तरह लिखा हुआ है समटाइम्स डिसाइडेड अवर्शन टू मीट। असल में सिलीशिया को याद रखना चाहिए, मैंने पहले भी बताया था कि जब इन्फेक्शन के नतीजे में कुछ बुखार वगैरह पैदा हो जाए तो फिर इसकी अलामत पल्स्टिला से बहुत मिलती है। पहले आपको बता चुका हूँ, हाथ पांव जल रहे होते हैं सिलीशिया में, इंसान समझता है पल्स्टिला का केस है। शुरू में कई मरीजों के मुतालिक मुझसे गलती होती थी और वो बेचारे फिर एलोपैथी के सपुर्द करने पड़ते थे। जब मुझे समझ आ गई इस बात की तो उसके बाद सिलीशिया काम करती थी, बजाय पल्स्टिला की लामते थी, समझ गए। तो इसका भी दरअसल उसी से ताल्लुक लगता है, इन्फेक्शन से हो सकता है, दूसरी जगह इन्फेक्शन में भी हो असर यही, क्योंकि पल्स्टिला गर्म चीज से घबराती है और ठंडी को पसंद करती है। कोल्ड चीजें पसंद करने के बावजूद इसकी ट्रैकिया वगैरह में जो इन्फ्लेमेशन हो या खांसी हो, कहीं इन्फ्लेमेशन सांस की नाली में हो, उससे तकलीफ बढ़ जाती है ठंडे पानी से। हमेशा ठंडा पानी रिलीफ नहीं कर देता बल्कि तकलीफ बढ़ाता है, उसके बावजूद ख्वाहिश है। मैंने बच्चे देखे हैं जो सिलीशिया केसेस के, जो बर्फ के टुकड़े पानी में डाल के भर के, तो वो तकरीबन बर्फ का पिघला हुआ पानी पीते हैं और माँ इस पर बड़ी परेशान होती हैं। ये अंदर से एक भड़की लग जाती है, वो ये पसंद करते हैं। फास्फोरस में भी इस किस्म की भड़की लगा करती है। क्रॉनिक डायरिया में भी मैं आपको बता चुका हूँ, सल्फर का तो बताया होगा ना आपको क्रॉनिक डायरिया में। हाँ, क्रॉनिक डायरिया और इसका हमला जो है कॉलरा का हमला आम, उस जमाने में सल्फर बहुत मुफीद है और सल्फर के बाद सिलीशिया भी काम आती है, लेकिन अव्वल दवा सल्फर है उस वक्त। अगर कॉलरा फैल रहा हो और सल्फर दे दी जाए कसरत से तो प्रिवेंटिव का बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा बड़ी मुश्किल पड़ती है, कब्ज ऐसी है जिसको पंजाबी में माँ कहती है ना, किलता बहुत है, होता कुछ नहीं, किलता ही किलता है। यहाँ किलना कहते हैं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं, किलने को, मतलब बच्चा बहुत जोर लगा रहा है और सब कुछ थक के बैठ जाता है लेकिन फिर स्टूल्स बाहर नहीं आते। ऐसे मरीज के लिए दो दवाएं हैं जो मुफीद हैं। कौन कौन सी? एक सिलीशिया और एक वेरेट्रम-एल्बम। वेरेट्रम-एल्बम की कब्ज बच्चों में इससे भी ज्यादा सख्त मिजाज की होती है। बाज़ मैंने देखा, बाज़ यहाँ भी वाक़या हुआ है, बच्चों को कब्ज ठीक नहीं हुई आम दवाओं से, सिलीशिया से, फिर वेरेट्रम-एल्बम याद ही वो दी तो ठीक हो गया बिल्कुल। आमतौर पर रात सोने से पहले 30 ताकत में एक खुराक दिलाता हूँ मैं, और बार बार सारा दिन रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, चंद दिन में ही पेट नरम हो जाता है और तबीयत ठीक हो जाती है। यूरिनरी ट्रैक्ट में इसके बहुत सी खराबियां मिलती हैं, पस फॉर्मेशन, नजलाती हमले और खून आना पेशाब में, स्ट्रिंगी डिपॉजिट्स, ये मुख्तलिफ इलामतें हैं जो पेशाब में सिलीशिया की इन्फेक्शन से पैदा होती हैं। लेकिन सिलीशिया को हमने एक और चीज़ में भी मुफीद देखा है जिसका जिक्र आमतौर पर सिलीशिया में मिलता नहीं, वो ऑक्सलेट्स के स्टोन्स जो किसी दूसरी चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सिलीशिया 6X खिलाई जाए
تو بعض دفعہ وہ ٹکڑے بن کے باہر نکلاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سلیشیا کا ایسے سٹون سے تعلق ہے. وہ بڑی آبسٹینیٹ سٹونز ہوتے ہیں, وہ بعض دفعہ اس میں بھی نہیں آتے, ایکس رے میں بھی نہیں آتے. مجھے ان کا تجربہ ہوا تھا جب یہ افغان مہاجرین نئے نئے آئے ہیں اور پشاور کے قریب دور دور تک انہوں نے کیمپس لگائے ہوئے تھے. تو کچھ ان میں احمدی بھی تھے. ان کی وساطت سے ان کے علماء اور بعض دوسرے لوگ آنے شروع ہوئے. بعد میں پھر پتہ لگا دوسروں کو تو انہوں نے روک دیا. مگر اس وقت انہوں نے بتایا کہ سب سے بڑی تکلیف پتھری کی ہے اور شدید درد دورہ پڑتا ہے گردے کی درد کا, اور ہسپتال میں دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی پتھری نہیں ہے. تو چونکہ آکزیلیٹس عام طور پر پتھری ایکس رے میں نہیں آتے, اور چونکہ مٹیریل میڈیکا میں اس کا تھا نہیں, اس لیے وہاں اس علاقے میں پتھر ہیں اور پتھریلی کھونٹیوں میں وہ چیزیں گھوٹتے اور بعض دفعہ گندم بھی اسی میں پیستے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے خیال آیا تھا سلیشیا کا کہ چونکہ وہ پتھر بہت استعمال ہوتا ہے, جہاں پتھر کے سنگریزے کھانے میں جاتے رہتے ہوں وہاں سلیشیا دوا ہونی چاہیے. اور اللہ کے فضل سے بڑا اچھا کام کیا اس نے. تو اس کو اس لحاظ سے یاد رکھنا چاہیے. آگے ہے باقی جو جنسی کمزوریاں مردوں عورتوں کی وہ آپ پڑھ لینا خود نوٹس میں سے. رات کے پیشاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. بہت سی دعائیں اب سامنے آئی ہیں جن کا بچوں کے رات کو پیشاب کر دینے سے تعلق ہے. بعض بچوں کو میں نے دیکھا سردیوں میں صرف زیادہ ہوتا ہے, گرمیوں میں بہت کم ہوتا ہے. تو غالباً سلیشیا جیسی دواؤں کا اس سے تعلق ہوگا. لیکن جو موٹی موٹی دوائیں پچھلے کچھ عرصے میں میرے سامنے آئی ہیں وہ بتا چکا ہوں آپ کو میں پہلے. کیا کیا بتاؤ؟ کوسٹیکم, ہاں آرسنک, ٹھیک ہے, اور سلیشیا, ٹھیک, اور کالیفاس اور لیٹمیا, ٹھیک, اور ایپوسائنم, ایپوسائنم اور میڈرونیم بھی بتائی تھی. کیا اب مسئلہ تو پرانا لوگ دیتے ہیں, یعنی وہ ٹریڈیشنلی چلنے والی بات ہے, مگر یہ جو چیزیں ہیں ان کو کسی نہ کسی استعمال میں میں نے دیکھا ہے فائدہ پہنچاتی ہیں. کسی کو کوئی فائدہ دے دیتی ہے, کسی کو کوئی فائدہ. جی میگنیشیا فاس اور ایسڈ فاس میں بھی فائدہ دیکھا ہے اس کا. میگنیشیا فاس اور ایسڈ فاس میں ملا کے نہیں, علیحدہ علیحدہ دیتی ہے فائدہ. کبھی کبھی وہ دیکھا ہے تو بڑا فائدہ دیکھا ہے اس کا. کس پہ آپ نے استعمال کیا ہے؟ نام پہ تک نام بتائیں, نہ بتائیں. ایسڈ فاس تو کسی شوگر والے, ایسڈ فاس تو کسی شوگر والے مریض پہ کیا ہے, اور میگنیشیا فاس بھی دونوں ہی ایسڈ فاس جس کو شوگر آتی تھی اس کو دی تھی. ہاں جی. تو اس کا رات بستر میں پیشاب بھی نہیں ہو جاتا تھا؟ نہیں تو ویسے پھر دوائی اس کی کیا بتا رہے؟ نہیں ویسے بہت آتا تھا, ہر وقت جانا پڑتا. نہیں وہ بات نہیں ہم کر رہے ہیں, زیادہ پیشاب کی بات نہیں کر رہے ہیں. رات کو سوتے میں بس بستر گیلا کر دے جو اس کی دوا ہو کی بات ہو رہی ہے, سمجھ گئی ہیں آپ؟ اس میں ایسڈ فاس تو ہمارے علم میں نہیں آئی کہ کسی فائدہ پہنچایا ہو کبھی. بعض دفعہ عورتوں کو یوٹرس میں واٹری بیگز بن جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس بیماری کو ڈاکٹر صاحب؟ ٹیومرز ویسے نہیں ہوتے, پالپ ٹائپ کے واٹری بیگز, پھر وہ بن کے رشتے رہتے ہیں, کبھی پھٹ جاتے ہیں, لیسدار مادہ بھی بیچ میں سے نکلتا ہے. کافی وہ تکلیف دہ چیز ہے, بے چین کرنے والی چیز ہے. ویسے تو درد نہیں ہوتی ان میں. اس بیماری کا نام کیا ہے ایلوپیتھک؟ ہائیڈرو سیلپنگس. ہائیڈرو سیلپنگس تو وہ حضور اس میں ہوگا جو ٹیوب میں ہوگا, لیکن وہ اس میں پائسو سیلپنگس کیا ہے پھر؟ یہ پایو ہوگا. سیلپنگس حضور وہ سیلپنگ پایو ہی ہے, پایو ہی. ہاں
पायोसेल्पिंक्स pus in the fallopian tubes. दोनों जी, उसी के हैं। salpinx जो है ना जी वो अच्छा, pertaining लेकिन फिर tube, उससे पानी कहाँ से आता है फिर? उनकी अपनी इससे solution- मैंने अंदाजा लगाया था, असल लिखा ये हुआ है कि अंदर इन्फेक्शन होके पस बनती है और फिर काफी बड़ा पानी मिकदार में पानी डिस्चार्ज होता है, तो उससे मैंने अंदाजा लगाया था कि शायद पॉलिश बनते हों और उसमें से निकलता हो। fallopian जो तभी uterus- पूछ रहा हूँ आपसे मैं जी, ये यूट्रस का नहीं, फिर वे जो ट्यूब्स है ना fallopian tubes, ट्यूब्स का ही होगा फिर। जी। salpinx is pertaining to tubes. करेक्ट, जी। सेल्फिंक्स इसका टेक्निकल नाम है। जी जी। तो इसमें अगर पायो पस बननी शुरू हो जाए, पायो पस, हाँ पाया तो पस है, जी जी, अगर पस बननी शुरू हो जाए तो उसमें साथ पानी वो रिसेगा फिर यूट्रस में आ जाएगा, या सारा इलाका शायद ज्यादा सोजिश हो जाएगी। सोजिश की वजह से जी, पानी निकालता जी, हो जी। बहुत। इसका क्या इलाज करते हैं आप? टीका देते हैं, एंटीबायोटिक? डिपेंड्स, वो वैसे हुजूर ये पुराने ज़माने में नहीं, कुछ अरसा हुआ ये जो जोड़ों के दर्दों के लिए जो देते हैं ना नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरीज, तो वो इसमें भी देखा, मसलन इंडोसिड वगैरह, इंडोमेथासिन, वो इसमें देते मुफीद हैं, होती हैं। उसमें भी क्योंकि सोजिश को कम करती है, ठीक तो है, वो भी देते थे। इसका मतलब है कि पैथोलॉजिकल केस होता है पहले, जी, इन्फेक्शन की वजह से नहीं बनता, वैसे बल्कि सोजिश की सोजिश के नतीजे में ही पैदा जी होता है। हुजूर, हो सकता है जी हुजूर, कि गाउटी मरीजों में, इस किस्म के मरीजों में ज्यादा पाया जाता हो। जी हुजूर, ठीक है, ठीक है जी। क्योंकि उसके डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ था फ्लडिंग ऑफ वाटर, बहुत सडनली फ्लडिंग ऑफ वाटर, तो उससे फिर मैंने अंदाजा लगाया कि शायद पॉलिप्स हों, लेकिन इसका नाम की समझ नहीं आ रही थी क्या है। पुरुलेंट फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है, गशिंग फ्लो होता है, मगर हाइड्रोलफ्स तो साफ बता रहा है कि पानी है वहाँ। जी ठीक, हम्म? हाइड्रोसल्फिन जो है पानी ज्यादा हो, पायो पस पड़ ठीक है, गया उसमें ठीक है। बाद में। हिकरी नट्स क्या होते हैं डॉक्टर साहब? ये तो यहाँ की कोई चीज है, हिकरी नट्स, पता है किसी को? यहाँ मिलते हैं खाने के लिए हिकरी नट्स। बाद दफा यूट्रस में हिकरी नट्स की किस्म की छोटी छोटी गुठलियां बन जाती हैं, उनकी क्रॉप बन जाती है, उसके लिए भी सिलिशिया मुफीद है। यूट्रस के कैंसर में भी सिलिशिया मुफीद दवा है। लेकिन जो सिल के मरीजों की खांसी है उसमें डॉक्टर मशवरा नहीं देते सिलिशिया के इस्तेमाल का, पहले कोई और नरम दवा इस्तेमाल करनी चाहिए, फिर जब कुछ बेहतर हो जाए फिर सिलिशिया 30 में दी जाए, ऊंची ना दी जाए। एस्मेटिक अटैक्स फ्रॉम सप्रेस्ड गोनोरिया, इसका तो हमारे यहाँ कोई मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अफ्रीका वगैरह में हैं बीमारियाँ, वहाँ डॉक्टरों के काम आ सकता है। अगर किसी को सुजाक की तकलीफ़ हो और उसको एंटीबायोटिक से दबा दिया जाए तो बसा औकात ऐसे मरीजों को दमा हो जाता है, उस दमा का इलाज सिलिशिया से होता है। लेकिन ये तो है ना कि मालूम केस है, बाज़ दफ़ा अगर सप्रेशन पहले से हुआ हो तो उस वक्त भी होता है, इसलिए सिलिशिया को दमे में याद रखना चाहिए। बाज़ केसेस जो दूसरी दवाओं को रिस्पॉन्ड ना करें उनमें सिलिशिया काम आ सकता है। अगर कहीं आबा अजदाद में कहीं दूर की मंजिल में कोई हुआ था और फिर वो ठीक कर दिया गया बज़ाहिर, तो ऐसे केसेस का एहतमाल है कि वो दमे में तब्दील का हो जाएं।
कॉर्न्स और इन ग्रोइंग टो नेल्स और हर किस्म के पाँव में दर्दों के मुहर्रिकात, रगड़ लगने से तकलीफ बढ़ जाए, ये सिलीशिया में भी है और सल्फर में भी बहुत नुमायां है। अगर आप कोई बूट ज़रा सख्त पहन ले तो जहाँ से बूट तंग है वहाँ सल्फर का अगर केस होगा तो उसके खून बन जाएंगे, बगैर हालांकि ज़ख्म कोई नहीं है, कॉर्नर्स बनने की टेंडेंसी बहुत होती है। और इन ग्रोइंग टो नेल्स में एक दवा है जो रेयर है वैसे मगर मिलती है, वह है ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की से बनाई हुई दवा। और बज़ाहिर देखने में ये तमस्खर लगता है कि ये क्या चीज़ है, ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की दवा। और वाकया ये है कि जितनी भी दवाएं मैंने देखी हैं टो नेल्स में, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, टेंडेंसी को ठीक कर देती है। तो अब ये देखें कैसी हैरत अंगेज़ दुनिया है जिसको मुशाहदे की वजह से मान रहे हैं, वरना अक्ल के घोड़े दौड़ाने से तस्लीम नहीं कर सकता आदमी। वो क्या मैग्नेटिक फील्ड किस तरह इसके अंदर आके दबा बन गई और मुस्तकिल उसकी पोटेंट शक्ल बाकायम रही, ये नाकाबिल यकीन बात है, लेकिन है और इस्तेमाल होती है। आप करके देखें, किसी को है इन ग्रोइंग टो नेल्स, नाखून क्या उसके अंदर घुस जाता है, शुरू कर दें खानी। सलीम के पास है ये दवाई भी है ना, तुम्हें दवा कहीं है याद है या दबा के बैठे हो? तो शक्ल से लग रहा है कि कहीं तो दबा बैठे हो, बता दो। देखा सलीम की शक्ल बड़ी सच्ची है, मैंने देखा कभी नहीं बात छुपाती है, आई हुई है, पड़ी हुई है ना, ये बता देंगे तुम्हें कहाँ पड़ी हुई है। तो इनको दे देना खालिद साहब की बेगम को। एपिलेप्सी का मैं बता चुका हूँ आपको पहले, गालबन वो वैसे ही बता दिया था जनरल कि जिसका औरा शुरू चांद में हो उसमें सिलीशिया बहुत अहम दवा है। एपिलेप्सी के लिए जो मैं नुस्खा यहाँ इस्तेमाल करा चुका हूँ बहुत से मामला केसेस में, और जितने पहले करता रहा हूँ क्यूप्रम के से इलाज, उन सब से ये बेहतर निकला है। वहाँ पाकिस्तान में अमूमन रूटीन में क्यूप्रम से इलाज किया जाता है, क्योंकि क्यूप्रम में ये जो स्पेज़म्स होते हैं उसका सांस की नाली पे भी असर होता है और दिमाग के अंदर रगें जो खून की जाती हैं उन पे भी होता है। तो इसलिए डॉक्टर क्यूप्रम को अक्सर एपिलेप्सी में रूटीन के तौर पर देते हैं, और आर्टिमीसिया उसके साथ मददगार दवा के तौर पर जो मदर टिंक्चर में दी जाती है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर कैलकेरिया सल्फ 1000 ताकत में मुस्तकिल दी जाए हफ्ता 10 दिन के वक्फे से, और रूटीन के तौर पर जो दवा देनी है वो 2 दवाएं हैं, एक है हाइड्रोफोबिनम और एक है हाइड्रोसाइनिक एसिड 30 में। क्योंकि जो सर्कुलर फाइबर्स का शिकंजा बनाने में, उनको जकड़ने में अचानक, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जहर हैं और अचानक होते हैं, इतना कि बयान का भी वक्त नहीं रहता। ख़ासतौर पर हाइड्रोसोनिक साइनिक एसिड जो है, हाइड्रोसाइनिक एसिड के मुतालिक एक लंबे अरसे तक साइंटिस्ट इसका मज़ा मालूम नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिसने भी मज़ा मालूम किया वो बताने से पहले मर गया। और इसकी लेबॉरेटरी में बड़ी एहतियातें की जाती थी, और एग्जॉस्ट फैन ऊपर चल रहा हो चिमनी की तरफ, उसके अंदर एहतियात से रखा जाए, और नाक के पे फिर भी कपड़ा लपेटा जाए। बहुत ही ख़तरनाक जहर है, और इसकी एक शक्ल कड़वे बादाम में भी मिलती है, मगर इतना डाइल्यूट होता है। उस वक्त तो साइंटिस्ट को पता नहीं था कि कड़वे बादाम में यही है, वरना मज़ा बता देते। ये वो चीज़ है जो मिर्गी में भी मैंने देखा है बहुत मुफीद है। 30 में
ان دونوں کو ملا کر آپ روٹین کے طور پر 1-2 دفعہ دن میں استعمال کرا کے دیکھیں، اور اگر کیس بیمار ہوا ہو بچہ اس وقت بھی منہ میں ڈال دیا جائے تو بہت جلدی افاقہ ہوتا ہے. کئی لوگوں نے جن کو میں نے دیا یہی رپورٹ کی ہے کہ بعضوں نے تو کہا کب ہوتی نہیں، بعضوں نے کہا ہوتی ہے مگر کم، فوراً فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ بھی لوگ استعمال کر کے دیکھیں، اور اچھا فائدہ ہو تو مجھے رپورٹ کریں، اور اگر کہیں بعض کیسز میں فائدہ نہ ہو تو وہ بھی بتائیں کہ وہ کس قسم کے مریض تھے جن کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کن علامتوں میں دینی چاہیے کن میں نہیں دینی چاہیے. اسپائجیلیا پڑھا چکا ہوں آپ کو ہیں، اور اسپانجیا ٹوسٹا نہیں؟ اچھا جی، مجھے تو یہی یاد ہے کہ نہیں پڑھائی ہے. سینگنیریا پڑھائی تھی. ہاں تمہیں لوگوں کو مروانا تھا، غلط یادداشت ہے. اسپائجیلیا نہیں پڑھائی، سینگنیریا پڑھائی ہے. اسپائجیلیا اعصابی دوا ہے، یا اعصاب سے مراد نروز ہیں، عضلات نہیں. ہم اعصابی عام طور پر جب اردو میں کہتے ہیں تو نروز مراد ہوتی ہیں. تو اعصابی دوا ہے، لیکن اس کے اعصابی دوا کا ہونے کی جڑ روماٹزم میں ہے. بیسیکلی اسپائجیلیا رومیٹک دوا ہے، اور رومیٹک پیشنٹس کے اعصاب بھی رومیٹک اثرات سے متاثر ہو کر تو ان بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں، اور وہ دردیں جس کی بنیاد رومیٹزم ہو اور نظر آئیں رومیٹک نہ صرف اعصابی، ان میں بہترین ہے اسپائجیلیا. دل کے ساتھ بھی اس کا بہت تعلق ہے. دل کی تیز دھڑکن میں بھی اسپائجیلیا بہت کام آتی ہے، اور چہرے کے دائیں طرف خصوصاً جو 5th نروز ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ کیا کہلاتی ہے اس کا گچھا ہے، یہ اس کے لیے اسپائجیلیا چوٹی کی دوا ہے. کتابوں میں جو لکھا ہے وہ تو یہ ہے کہ سارا گردن سے لے کر اوپر چہرے تک تمام اعصابی دردوں میں اسپائجیلیا اگر سردی سے بڑھ جائے اس میں بہت مفید ہے. بعض دفعہ گردن میں کوئی درد بیٹھ جاتی ہے، یا جوڑوں میں، کندھوں کے جوڑوں میں دائیں طرف بائیں طرف، جو کسی اور چیز سے نہیں ہٹتی، اس میں بھی اسپائجیلیا، اگر یہ شرط ہے کہ اگر گرمی سے ٹکور سے آرام آئے تو پھر اسپائجیلیا مفید ہے. اس میں سردی سے تکلیف بڑھتی ہے، لیکن درد کی نوعیت برننگ کی ہوتی ہے، بہت سخت جیسے آگ لگی ہوئی ہو، اور اس کے درد کے کوندے لگتا ہے کہ شعلے دوڑ رہے ہیں. ایک یا ہاٹ وائر میں تن دیا ہے سارا جبڑا، شدید اندر گرمی، آگ کا احساس، اور نرس کے جو کنارے ہیں وہ اس پہ ٹریس ہو سکتے ہیں. اتنی نمایاں آگ کے دھاگے چلتے ہیں کہ مریض جو اپنی انگلی رکھ کے بتا سکتا ہے کہ یہ میرے آگ یوں چل رہی ہے. ایسے کیسز میں اسپائجیلیا کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ میں نے دیکھا ایسے مریض ایلوپیتھک ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں پرماننٹ بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ان کو ٹیکہ لگاتے ہیں کسی چیز کا، اور وہ ٹیکہ اگر غلط لگ جائے تو پہلے سے بھی بہت بڑھ جاتی ہے. کیوں ہے؟ ٹھیک ہے نا یہ بات؟ ہاں ڈیمیج کر دے. شنگلز میں کام آ سکتی ہے یہ اسپائجیلیا؟ اسپائجیلیا بعض دفعہ آتی ہے، سمٹم کر کے دیکھیے. یعنی ضروری نہیں، شنگلز کی علامتیں عموماً ملتی ہیں اس سے، یہ برننگ وغیرہ. تو میں تو زیادہ زیادہ سنگل میں دیتا ہوں آرنیکا، لیڈم اور لیکسز، یا آرنیکا اور آرسنک اور نیٹرمیور، اس قسم کی دواؤں کی کمبینیشن.
زیادہ تر جو میں نے دیکھی تھی فائدہ مند وہ ہے آرنیکا لیڈم اور نیٹرومیور، بہت افیکٹو ہے. لیکن پہلے شنگلز میں یہ بھی دے چکا ہوں میں، درمیانہ فائدہ دیتی ہے، کیوریٹیو نہیں ہوتی. تو جو دوسری دوائیں میں بتا رہا ہوں وہ کیوریٹیو کام کرتی ہیں. اس کی آنکھوں کی درد بھی اعصابی ہوتی ہے، نروز کے اندر پین کی لہریں دوڑتی ہیں آنکھوں میں. یعنی عام انفلمیشن والی دردیں نہیں ہیں، بلکہ ٹھنڈی آنکھ میں بھی درد ہوتی ہے، اور ذرا سردی لگے اچانک تو اس سے آنکھ کی درد شروع ہو جاتی ہے. انٹرکوسٹل نیورلجیا بعض دفعہ بڑا تنگ کرتا ہے لوگوں کو، اور شبہ پڑ جاتا ہے کہ دل کی تکلیف ہے. بعض دفعہ اسٹرنم کے قریب بھی یہاں دردیں بڑی سخت ہوتی ہیں سردیوں میں بعض مریضوں کو، اور وہ یہی اعصابی دردیں ہیں ٹھنڈ لگ جانے کے نتیجے میں. اس میں اسپائجیلیا مفید ہے. اس کی دردوں کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ یہ دوڑتی ہیں، کھڑی نہیں رہتی. یعنی کہ یہاں درد ہو رہی، وہ دردیں چوٹوں کی ہوتی ہیں جو عام طور پر کھڑی ہوئی ہوں. اس کی درد یا انفیکشن ہو جائے تو وہ بھی عام طور پر کھڑی درد رہتی ہے. اس کے اعصاب کو سردی لگنے کی وجہ سے دردیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ دوڑتی ہیں، کبھی اس طرح شوٹ کر جائیں گی، کبھی اس طرح شوٹ کر جائیں گی. اور اسپائجیلیا اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ دل کے لیے بھی بہت اچھی ہے، دل کی بیماریوں کے لیے. اس لیے اگر سردی سے یہ علامتیں ہوں تو اس کی ضرورت نہیں اس بحث میں کہ دل کی تکلیف ہے کہ نہیں، یہ دے دینی چاہیے. پیریکارڈائٹس اور اینڈوکارڈائٹس میں اسپائجیلیا نے اچھا نام پیدا کیا ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی یہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے یا کچھ اور؟ پیریکارڈائٹس اور اینڈوکارڈ، ارد گرد کی پیری اور اندر جو ہے وہ اینڈو. ہاں، اس کی تفصیل سمجھا دیں ان کو تاکہ ان کو پتہ لگ جائے کہ کس طرح پہچانے گی ہے. پیری کا مطلب ہے کہ نہیں وہ نہیں، وہ تو مطلب بتا دیا. جی جی پہچانے گے کس طرح یہ کہ یہ پیری ہے یا اینڈو ہے؟ یہ تو حضور اس کے مختلف ٹیسٹ ہوں گے. اگر تو اینڈوکارڈائٹس یوزلی بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک. اور جو پیریکارڈائٹس ہے یہ انفلمیشن سوزش، اس میں انفیکشن کی ضروری نہیں ہوتا. اینڈو میں انفیکشن ہوتی ہے جو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ خون کا اندر وہ. اب علامتیں بتائیں ان کی، جو ظاہری علامتیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری علامتیں حضور جس سانس لینے سے، دونوں میں بہت مشکل ہے بتانا. اول تو ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں کہ آیا یہ، پھر ایکس رے جو ہے مین، اس میں ہم نے جو روزمرہ جو ہومیوپیتھ میں کرنا ہے اس کو تو اس میں مشکل ہوتا ہے دونوں میں تشخیص کرنا حضور. اچھا، تو اسی واسطے ہمیں پھر وہ انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے. نہیں اس پھر یہ اس کو حرج بھی نہیں، نہ ہی پتہ لگے اینڈو ہے کارڈو وہ ہے، اس میں دے سکتے ہیں. دبا تو ایک ہی ہے. جی حضور، دونوں جگہ کام کرے گی. جی حضور. لیکن وہ دباؤ چونکہ پڑتا ہے پیریکارڈائٹس میں ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جھلی ارد گرد ہے پیریکارڈیم، وہ بڑی سخت ہوتی ہے، تو اس کے اگر اندر کوئی سوزش ہو اور فلوئڈ وغیرہ ہو جائے تو ہارٹ کے اوپر وہ پھر دباؤ پڑتا ہے. اور جو پین ہے وہ پلسیٹنگ پین ہوتی ہے، اس میں پلسیٹنگ ہوگی، اور پھر وہ جو نبض ہے حضور وہ ذرا باریک ہوگی، اس کے تیز ہوگی. تو چونکہ وہ ہارٹ کو پوری طرح نہیں کرنے دیتی. پھر اس کے علاوہ جو سانس پھول جائے گا کیونکہ وہ پریشر، بیک پریشر ہوگا، لنگز میں فلوئڈ ہو سکتا ہے. ہارٹ جو ہے ایک دفعہ پمپ کرتے وقت کتنی طاقت استعمال کرتا ہے؟ طاقت سے مراد کتنے ہارس پاور کا انجن ہے؟ یہ نہیں یاد، یہ پتہ نہیں. کئی ٹن پریشر برداشت کرتا ہے یہ، ٹھیک، کیونکہ خون کو کیپلریز تک آخر تک بالکل پہنچانے کے لیے جو اندر دباؤ ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے کئی ٹن کی طاقت کا پمپ چاہیے. اور یہ جو 80-90 سال کے لوگ ہیں، 90 سال تک سانس لیے بغیر مسلسل یہ ہر وقت یہ دھڑک کے طاقت دے رہا ہے. عجیب غریب پمپ ہے دنیا کا.
ہے نا جی پلانٹس. بالکل بالکل. اچھا آگے ہے دماغ سے تعلق والی علامتیں یہ ہیں کہ ویک میموری, ڈس ریگولیشن ٹو ورک, ریسٹلیسنس اینڈ اینکشس. اس میں ابھی چکر آتے ہیں اٹھنے پر, اٹھ کر جب کھڑا ہوتا ہے آدمی, تو ہو سکتا ہے بلڈ پریشر لو ہوتا ہو. اس میں کاربوویج میں تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اٹھ کر چکر آتے ہیں اور بلڈ پریشر لو ہی ہوتا ہے. کاربوویج لو بلڈ پریشر ٹھیک کر دے تو چکر ہٹ جاتے ہیں. لیکن اس کا مجھے پتہ نہیں کہ اس میں کیا وجہ ہے اٹھنے پر چکر کیوں آتے ہیں. بعض دفعہ بیلنسز لوز ہو جاتے ہیں, کان کی تکلیف سے بھی ایسا ہو جاتا ہے, کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ وائلنٹ پینز اور ڈیزینس یہ ہوتی ہے. اگر یہ ساتھ ہو تو پھر اسی کی دعا ہے. کان سے تعلق ہے, ڈیزینس سے پتہ لگتا ہے. ہیڈ میں پلسیٹنگ بہت ہے, اور اس کی پلسیشن جو ہیڈ کی ہیں وہ لو بلڈ پریشر نہیں بلکہ ہائی بلڈ پریشر کی کچھ علامتیں رکھتی ہیں. اس میں سر اونچا کر کے پیچھے ریکلائن کر کے آدمی لیٹا ہو تو وہ پوزیشن اس کے لیے آسان ہے, اور اگر سامنے جھکے تو تکلیف بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی ٹینڈنسی ہے. چکر ہائی میں بھی آتے ہیں, لو میں بھی آتے ہیں. تو اس کا اٹھ کر کھڑا ہونا جو ہے وہ کانوں سے تعلق رکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے, کیونکہ ڈیزینس بھی ہے ساتھ. اس میں دردیں دائیں طرف بھی ہوتی ہیں اور بائیں طرف بھی, لیکن عام طور پر ہومیوپیتھ میں یہ مشہور ہے کہ اسپائجیلیا بائیں طرف کی دوائی ہے, سینگوینیریا دائیں طرف کی. اسپائجیلیا میں درست نہیں ہے یہ بات. اسپائجیلیا میں پیچھے سے جو درد اٹھے گی گدی سے وہ کبھی دائیں طرف سیٹل ہوگی, کبھی بائیں طرف سیٹل ہوگی. پلسیٹنگ ضرور ہوتی ہے, وہ پلسیشنز ہوتی ہیں اور درد کی لہریں دوڑتی ہیں. ماتھے پر آ کر کبھی دائیں آنکھ میں کبھی بائیں آنکھ کے اوپر سیٹل ہوتی ہے. اس میں یہ سینسیشن ہوتی ہے درد کے ساتھ جیسے کسی نے کپڑا کسا ہوا ہے یا بینڈ کس دیا ہے سر کے اوپر. اور بھی بعض دواؤں میں ہے, کسی کو یاد ہے؟ گلونائن میں اور لیکسیس جسیمے میں بھی ہوتی ہے. نہیں ہے, آپ نے تو تائید کرنی ہے اپنی میاں کی. نکال کے دکھاؤ. کیا برگریس میں ہے؟ تم بڑی ہوشیار ہو ماشاء اللہ. ہیں اچھا. یہ تو دیکھ دیکھ کے بتا رہی ہے, میں دیکھ رہا ہوں اس کو, سامنے کاپی رکھی ہوئی ہے, اس کو جلدی جلدی دیکھ رہی ہے. اس کو یادداشت سے پوچھ رہا تھا میں. بعض دفعہ درد کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں پسینے آ جاتے ہیں اور مریض ٹھنڈا پڑ جاتا ہے درد کی شدت کی وجہ سے, وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے. یہ کرائسس کی علامتیں ہیں. ایسے مریض کو فوراً گرم کرنا چاہیے اور سنبھالنا چاہیے, کپڑوں میں لپیٹا جائے, چائے وغیرہ پلائی جائے, کوئی قہوہ وغیرہ, کیونکہ یہ ایک دم ٹھنڈا ہو جائے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے مزید. اس کے لیے اسپائجیلیا اچھی ہے, باوجود اس کے کہ اس کی دردوں میں گرمی پائی جاتی ہے, لیکن شدت کے نتیجے میں اچانک مریض ٹھنڈا ہو جاتا ہے.
पेन्स की सेंसिटिविटीज भी मुख्तलिफ होती हैं मरीजों में। पेन के सेंसिटिव के होने के लिहाज से कौन कौन सी दवाएं नुमाया हैं, याद है किसी को? बाज लोग सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको दर्द ज्यादा महसूस होगी। आर्सेनिक भी उनमें हो सकती है। प्लेटिना भी हाइपर सेंसिटिव मरीजों की दवा है, उसमें असल से ज्यादा महसूस करता है दर्द। और हेपरसल्फ बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, यहां तक कि दर्द से अगर बेहोश हो जाए मरीज तो ये हेपरसल्फ की नुमाया अलामत है, दर्द की शिद्दत से बेहोश हो जाए। और उसके अलावा कौन कौन सी हैं? बाज दवाएं आपको याद होनी चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये तो सबसे नंबर लेगी ये लड़की हैं, अब सबको मात कर दिया है इस याददाश्त में माशाअल्लाह। एक और दवाई भी है, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की दर्द भी बड़ी सख्त होती है और उसका मरीज भी बहुत हसास होता है दर्द को, और ख़ास तौर से पेट की दर्दों में ऑक्सैलिक एसिड बहुत शदीद अजाब पैदा करती है। और ऑक्सैलिक एसिड का मरीज अमूमन सेंसिटिव ज़्यादा होता है, दर्द भी ज़्यादा होती है, मरीज भी सेंसिटिव होता है। और कैमोमिला की फिर क्या पहचान होगी इससे? क्यों भाई, कैमोमिला में क्या पहचान होगी? कैमोमिला का मरीज जब दर्द की शिद्दत महसूस करता है तो ना वो बेहोश होता है, ना वो ठंडा पड़ता है, लोगों को बेहोश कर देता है गुस्से में, बड़ा सख्त फटता है वो, हर एक के ऊपर उसका अजाब टूटता है। तो ऐसा मरीज जो सेंसिटिव वो कैमोमिला चाहता है, और अगर वो नरम पड़ जाए, रोने लग जाए, फिर तो स्पाइजेलिया में वैसे इन्फ्लेमेटरी नहीं है दर्दें, असाब के अंदर कुछ है तकलीफ, अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हो तो हो, लेकिन दर्द इतने शदीद होते हैं कि दर्द की लकीरें बाहर सुर्खी की सूरत में दिखाई देने लगती हैं। सिर्फ बाज़ दफ़ा उंगली से टटोल के बताने की ज़रूरत नहीं, वो दर्द अपनी शक्ल बाहर निकाल देती है, नक्शा बन जाता है दर्द का, और रश करता है खून हमदर्दी में गालिबन उस तरफ। तो ये टिपिकल स्पाइजेलिया की अलामत है। है ही अलग, उसको करने की जरूरत ही नहीं तो है। उसका भी रश होता है ना बहुत। नहीं, उसका तो सारा बड़ा हिस्सा जो है, पूरा इलाका वो तमतमाया हुआ होता है, उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। स्पाइजेलिया में आसाब के वो धागे जिनमें दर्द हो रही है, सिर्फ वही सुर्खी उभरती है लकीरों की सूरत में। बेलाडोना में तो सारा सर लगेगा फट जाएगा खून के दबाव से, चेहरा तमतमाया हुआ होता है, बिल्कुल बहुत फर्क है। इसमें ऐसी भी कैफियत होती है जैसे कि बिजली का करंट लग रहा हो? वो कॉस्टिकम में भी है, इसमें भी है। जो भी कौंदे होते हैं दर्द के, कौंदों की तरह दौड़ती हैं, उनको मरीज बाज़ दफ़ा बिजली के कौंदे बयान कर देते हैं। असल पॉइंट यह है कि वो दौड़ने वाली दर्दें हैं, लपकने वाली दर्दें हैं, एक जगह से उठती हैं, चमक के दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। तो उसको बयान करने का तरीका है
आर्सेनिक के दर्द में भी जलन होती है बहुत, तो किस तरह उसको ठीक करते हैं? गर्मी से। ठीक है, ये भी आता है। ये आता था, लेकिन एक और बात है जो आपको नहीं आती, वो क्या है? बेचैनी। नहीं, आर्सेनिक में सर की इलामतों को गर्मी से आराम नहीं आता, बल्कि ठंडे पानी से धोने से आराम आता है, समझ गए? और यही चीज फास्फोरस में भी है कि वैसे स्टमक और सर में ठंड से आराम और बाकी जगह गर्मी से। याद है आपको, बताया हुआ है मैंने। इसलिए फर्क, हर चीज हर जगह एक दफा एक तरह का नहीं दिखाती जलवा, हर एक अलग अलग है हर जगह। ये जो फोकस नजर का हट जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसोफोनिया है कुछ और के नाम? वो तो फोन तो आवाज को कहते हैं, ये इसोफोनिया क्या होती है चीज? फोन तो आवाज के साथ आवाज चालू रखता है, जी हुजूर। और इसो, एसओ या इसो, चेक करना। अच्छा, उसमें एक दवा की इंडिकेशन में वो और एक्सोफोनिया भी है, और आई एम सॉरी, इट्स नॉट फोनिया, इट्स फोरिया। फोरिया, डर, एक्सोफोरिया और फोबिया हो सकता इसोफोरिया। है। अच्छा, अब कुछ समझ आई फोरिया से क्या मुराद है? हाँ? फोबिया हो सकता था, पता नहीं ये नहीं, फोबिया। आर है, अच्छा, आर मिला हुआ था आई से, इसलिए एन पढ़ा जा रहा था। बार दफा आर आगे बढ़ जाए ना उसका शोशा, जी सर। तो मैंने देखा है दोबारा, तो ये फोनिया नहीं है, फोरिया है। लेकिन वॉट एवर दैट इज, आंख नजर के साथ इसका ताल्लुक है। फोकस किसी चीज का जो है वो सेटल नहीं होता, और बाज़ दफा एक चीज यहाँ की बजाय जरा सा इधर दिखाई दे रही होती है। बाज लोगों को यहाँ कहें यहाँ चायदानी में चाय डाल दो, वो एक तरफ डालेंगे बाहर निकाल के, तो वो फोकस बाज़ दफा तो इतना हिलता है कि उस बर्तन के अंदर ही रहता है, बाज़ दफा बाहर जानी शुरू हो जाती है। हमारा भी एक बाबा होता था, बाबा संधी, उसका इतना बिगड़ा हुआ था फोकस। रमज़ान में जब रोज़े में पहला रोज़ा रखा तो चाय में देर हो गई, तो हम लड़के सब इकट्ठे गए हुए थे, तो मैं गया जल्दी से बाबा संधी को, मैंने कहा चाय क्यों नहीं बनाते? कहते बस बनाना। मैंने कहा नहीं, देर हो रही है, अज़ान होने वाली है। तो उसने उठाई चाय और बाहर की तरफ, चायदानी यहाँ, उबलता पानी एक तरफ डाल रहा था। देर इसलिए हो गई थी कि पहाड़ों पे पानी देर में उबलता है, वो पानी वहाँ हार्ड वाटर होता है, बाद बहुत देर लगाता है। तो चायदानी यहाँ है तो डाल यहाँ रहा था, तो मैंने कहा बाबा उठाया जाए, पानी से डोल रहे हैं। मैंने उसको हाथ पकड़ा, तो उसके बीच में जब किया तो हंस हंस के बुरा हाल, और हाथ से केतली छूट गई कि डूब गया। वो समझ, जब मैंने फोकस ठीक किया तो वो समझा कि बाहर अब जा, पली तरफ जा रहा है। वो उस दिन हमें पता नहीं चाय मिली भी थी कि नहीं, फिर केतली हाथ से छुटी और सारा पानी बह गया। ये है वो चीज, इसका नाम पता नहीं क्या है। आई से है, नो नॉट आई, नॉट विद ई आई, ई, ये ई से, नॉट विद ई, आई से नॉट ई वाई, आई मीन। नहीं, मैं मतलब आई एस ओ है हुजूर। नो वो नहीं, ये यहाँ जो, हाँ वो नहीं, वो और चीज है। ISO अच्छा, ये है, ईसो मैं पढ़ रहा था इसको, अच्छा, या एसओ या ईसो, ई से, ई से है, लेकिन उसके बाद आंख वाली वाई नहीं है इसके बाद। अच्छा, नहीं, हुजूर एक दवाई के उसमें था जिक्र में कि डेफनेस की भी एक ऐसी है कि पता नहीं लगता कि आवाज किस तरफ से आ रही है। ये तो बहुत आम लोगों में पाई जाती है। डेफनेस की किस्म तो बहुत आम है, और बाज़ दफा जब मैल बढ़ जाए ज्यादा कान में, एक कान में ज्यादा हो जाए, तो सेंस ऑफ डायरेक्शन हट जाती है।
कभी इस तरफ से आवाज आती है, कभी उस तरफ से आवाज आती है। और कान की हिस्स के लिहाज से सबसे ज्यादा तेज हिस्स कौन सा जानवर है जो बारीक तरीन आवाजों का फर्क करता है? क्यों जी? कौन सा? क्या? सांप तो नहीं, क्योंकि उसकी आंखें नहीं हैं। शिकारी परिंदे होते हैं शायद वो। हैं? नहीं, दूर मुझे तो नहीं लगती है। दो चीजें हैं। बिल्ली एक चमगादड़ जो इसकी आंख इतनी कमजोर होती है कि उसको कुछ नजर ही नहीं आता, वो आवाज की रिफ्लेक्शन जो आती है, जिस रफ्तार से वापस आती है आवाज, उससे वो अंदाजा करती है कि सामने कोई चीज है जिसे टक्कर लग सकती है। और बाज़ दफा वो इस तेजी से दीवार की तरफ जा रही होती है कि आदमी समझता है कि अभी टकरा के मर के गिर जाएगी, और एक आध इंच दूर होके वो अचानक पलटती है। तो ये उसकी जो आवाज की गैर मामूली हिस्सा है, वो डायरेक्शन और फासले वो सब उसको बता रही होती है। बाज़ दफा लोगों को औरतें बहुत डरती हैं चमगादड़ों से, कमरे में आ जाए तो वो जब झपटती है तो लगता है कि सब उसको पड़ जाएगी, लेकिन वो पास आती है करोट एकदम पैंतरा बदल के निकल जाती है। दूसरा है उल्लू। उल्लू की हिस्स इतनी तेज और इतनी एक्यूरेट है कि रात के अंधेरे में, पिच डार्कनेस में, नीचे घास के नीचे, पत्तों के नीचे कोई चूहा चले या उसकी मर्जी का कोई जानवर, तो उसको ये भी पता होता है किस डायरेक्शन में है, कितने फासले पर है, पंजा कहाँ गाड़ना है, और वो सीधा उतरता है। उसके प्रवास में आवाज नहीं होती, इसलिए वो जो जानवर है उसको पता ही नहीं लगता कि कब क्या चीज आई है, और बिल्कुल सही डायरेक्शन में अपने पंजे वहीं रखता है जहां वो जानवर है, उड़ के उसको वापस अपनी शाख पे आ जाता है। अब ये अजीब खुदा की शान है कि कानों से पूरे अंधेरे में डायरेक्शन, फासले एग्जैक्ट कितना नीचे है, किस तरफ है, और दिमाग में क्या चीज पहुंची है, सिर्फ एक सरसराहट है, उसकी इलेक्ट्रिकल फॉर्म्स सिर्फ वो पहुंचती है ना, और फिर भी अंदाजा हो जाता है। लेकिन इंसानों में अगर ये बिगड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाती है। बाज़ दफा इधर से बुला के इधर चले जाते हैं लोग। आपने किसको देखा है ऐसा? फोनिया से मुझे ख्याल आया कि शायद अच्छा अच्छा, मैं क्या शायद फारूकी साहब से ख्याल आया आपको। आंखों में जो दर्द है उसको प्रेसिंग पेन डिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, जैसे अंदर दबाव पड़ रहा है बड़ा सा, और हरकत से आंख का डेला हिलाएं तो दर्द बढ़ जाती है। ये टिपिकल स्पाइजीलिया के केस में है, मगर असल पहचान यह है कि इसमें सुर्खी वुर्खी कोई नहीं होती। साफ सुथरी आंख के अंदर जब बहुत दर्द हो तो मालूम होता है कि आंख के असाब मुतासर हुए हुए हैं, और इसके साथ भी डिजी हो जाता है। ये आंख हिलाने से भी डिजीनेस हो जाती है। लेफ्ट की तरफ जो ख्याल आता है होम्योपैथ को कि बाईं तरफ की दवा है, उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसी दर्द है जो मुस्तकिल बाईं आंख पर बैठ रहती है। वो सर दर्द नहीं है, वो बाईं आंख का न्यूरल्जिया है, वो इसका खासा है। जो सर दर्द है उसको उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अक्सर होम्योपैथ में देखा है वो स्पाइजीलिया को बाईं तरफ की सर दर्द की दवा बनाए बैठे हैं, हालांकि इसकी सर दर्द गुर्दे से उठती है, दोनों तरफ जा सकती है, लेकिन आंख के अंदर अपनी दर्द है एक जो न्यूरल्जिया है। ये जो दवा है या ये बीमारी, इसके लिए कोई और दवा भी है जो स्पाइजीलिया से बेहतर हो? किसी के रूटा जो- दिमाग में है कोई बात है? रूटा नहीं।
नेट में और आपको पता ही नहीं लगना किसी को, नामुमकिन है। बिल्ली का दूध, बिल्ली के दूध से जो दवा बनती है वो बाईं आंख के न्यूरेलिया से ऐसा उसका गहरा ताल्लुक है कि स्पाइजीलिया से भी बहुत बेहतर है। इसलिए स्पाइजीलिया को छोड़कर पहले बिल्ली का दूध इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बिल्ली ढूंढे और वो उसकी बनी हुई दवाएं हैं जो अगर सलीम के पास हो तो दबा के बैठ जाता है। मैं कहा मंगवा लो तुम भी बिल्ली का दूध 30 पोटेंसी में है। जो हंस क्यों रहे हो, तो चाय में डालने की तुझे कह रहा 30 पोटेंसी में मंगवाओ, ठीक है। उसका नाम क्या है? लाकफेल है, हाँ। फेलोनी इस किस्म की जो है ना जात इनकी बिल्ली की, वो कैनाइन होता है कुत्ते की जात और फेलाइन बिल्ली की जात। तो बिल्ली के दूध को भी लाकफेल कहते हैं। एल के बाद फुल स्टॉप डाल देते हैं, आगे पता नहीं क्या लफ्ज है, फेलाइन है या कुछ और है, लेकिन लाकफेल लिख दें, LAC लाक फुल स्टॉप एंड FEL फेल, ये इसका नाम है ऑफिशियल। स्पॉन्जिया टोस्टा, ये जो स्पंज है ये वही स्पंज है जो समुद्रों में मिलता है। एक जानवर है जिसका जिस्म स्पंजी होता है और वो जब मर जाता है तो स्पंज तैरने लग जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कई लोग गौताखोर बाकायदा स्पंजों की तलाश में बेचने की खातिर पेशा बनाए हुए हैं कि स्पंज इकट्ठे करते रहते हैं। स्पंज में खूबी यह है कि उसको दबाओ तो सब पानी नुचड़ जाएगा, फिर खोलो तो आप ही आप खुल जाएगा। उसके अंदर एक इलास्टिसिटी ऐसी है जो मुद्दों तक 100 साल में भी ख़राब नहीं होती। स्पंज पड़ा होगा तो फिर भी वो स्पंज ही रहेगा। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक दमवी खांसियों से भी है और दिल की तकलीफ़ों से भी है। दिल अगर कमज़ोर और स्पंजी सा हो जाए और उसमें पूरी जान और टोन न रहे मसल्स में, तो उसके नतीजे में बाज़ दफ़ा दमा भी हो जाता है और खांसी भी उठती है और उसको कहते हैं कार्डिक कॉफ। और उसमें स्पॉन्जिया चोटी की दवा है। और इसकी खांसी की एक पहचान है कि आवाज़ ऐसे आती है जैसे आरा चल रहा हो, खस 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 की आवाज़ आती है। दमे में कई दफ़ा ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो स्पॉन्जिया का ही केस हो। लेकिन स्पॉन्जिया की जो खासियत है, ये सारे सांस में हर चीज़ में मुस्तकिल उसका हिस्सा बनता है, खिसखिसाती हुई सांस निकलती है, आरा चलने की सी आवाज़, वो इसकी पहचान है। अगर वो ना भी पहचान हो तो दिल की कमज़ोरी से जो खांसी का ताल्लुक है उसको आप याद रखें। और वो ऐसी दवाएं, खांसियां जो हैं वो आम दवाओं को रिस्पॉन्ड नहीं करती, उसके ऊपर कोई असर नहीं दिखाते, दवाएं असर नहीं करती, इसलिए स्पॉन्जिया से ठीक होती हैं। और दमे में भी बहुत मुफीद है। इसके अलावा दिल की खांसी के अलावा दूसरे दमे में भी मुफीद है। ठीक है, वक्त हो गया। अच्छा, जब कहते हैं वक्त हो गया, बाकी इंशाल्लाह कल स्पॉन्जिया से शुरू करना है। ठीक है।